नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2 कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि इससे पहले यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या कुछ अभी तक कवर अप किया और साथ ही साथ आज के सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इससे पहले की यदि मैं बात करूं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जिन भी तथ्यों को हमें जानना अनिवार्य होता है उन बेसिक तथ्यों की हम लोगों ने चर्चा करी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम लोगों ने चर्चा की। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ गिवन डाटा पर आधारित हम लोगों ने प्रश्नों को ओरली कैसे बनाना है इसके बारे में भी चर्चा करी। और सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन आप सभी विद्यार्थियों के साथ में देखने को मिलता है वो मिलता है ओवरलैपिंग के केस में। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट 2 में आपके दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, जहां पर क्या ए और बी का योग जब कुल व्यक्तियों की संख्या से कम हो रहा था तब उनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। और साथ ही साथ जब ए और बी का योग कुल व्यक्तियों की संख्या की तुलना में क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था, तब उनके मध्य बैठे विद्यार्थियों की या उनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो आज का सेशन भी हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट 3 में भी अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट 2 का ही पूरा आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। बशर्ते आपको यहाँ पर अंतर इतना देखने को मिलेगा कि वहां पर हम लोग मिड वैल्यू की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग कुल व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब हम लोग कॉन्सेप्ट 4 को आज कवर अप कर रहे होंगे आज के सेशन में, तो आप ये जान चुके होंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग ओरली चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पर लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ पर आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा और कहाँ पर आपका फॉर्मूला फेल होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट 3 के साथ। तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट 3 की, तो लास्ट सेशन की तरह ही आप भी हमारे साथ में यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर के जुड़ेंगे। साथ ही साथ आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने कहा इन अ रो ऑफ पर्सन्स position of A is 25th from the left hand and position of B is 15th from the right end. Clear? Then find and if there are 5 persons sitting between A and B, then find the total number of persons sitting in the row। चलिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं, व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 25वां है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 25वां है और बी का स्थान दाहिने छोर से 15वां है। यदि ए और बी के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं, यदि ए और बी के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे। व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 25वां है और बी का स्थान दाएं छोर से 15वां है। यदि ए और बी के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब समझिए बात को यहाँ पर ध्यान से। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट 3 की तो यहाँ पर आपके 2 वैलिड आंसर्स बन सकते हैं और ये 2 वैलिड आंसर्स कौन कौन से होंगे, तो कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न में मेंशन करके पूछा जाता है देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर सिटिंग इन द रो। तो पंक्ति में बैठे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या
ज्ञात कीजिए। या अगर हम बात करें आपको न्यूनतम मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में दो बन सकने वाले विकल्पों की हम चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ पर दो संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो वो दो संभावित उत्तर कौन से हैं, कब हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, हर एक बात की हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिख लीजिए। क्लियर? अब समझते हैं यहाँ पर इसके दो संभावित उत्तर किस प्रकार से हो सकते हैं। तो अगर हमने कहा एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से कितना है, 25वां है, तो हमने ले लिए 25 व्यक्ति, यहाँ पर हो गया ए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम 5 व्यक्तियों को और ले लेते हैं, यानी कि ए और बी की अगर हम बात करें तो ये बी हो गया जिसकी पोजीशन 15वीं थी, किधर से, दाहिने छोर से, और इनके बीच में हमने ले लिया 5 व्यक्तियों को। तो जब हम बात करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या की, तो ये जो संख्या निकल करके आएगी ये आपकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल करके आएगी। और यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, हमें ए की पोजीशन ले लेनी है, बी की पोजीशन ले लेनी है और इनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या को ले लेना है और सबको ऐड कर देना। इस प्रकार आप देखेंगे तो 25 + 15 हो जाएगा 40 और 5 45, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर हमें देखने को मिलेगा कितना, 45। लेकिन आपको विकल्प में यहाँ पर 45 के साथ साथ मिनिमम वैल्यू भी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, या विकल्प में आपको दूसरी वाली वैल्यू भी देखने को मिलेगी, और नहीं तो आपको प्रश्न में ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। और जब हम बात करते हैं न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या के लिए तो वहां पर हमें बनाना होता है ओवरलैपिंग का केस, यानी कि इसको अगर हम ए मानते हैं, ए की पोजीशन अगर हमने ले ली कितनी, 25, इसके बाद इनके और बी के बीच में बैठे हैं 5 व्यक्ति, यानी कि इधर से बी कहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें बी की तो बी की पोजीशन कितनी है, 15। क्लियर? और इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको किसी फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर हम बात करें बी की पोजीशन कितनी है, 15वीं है, और इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो जब हम ए की पोजीशन यहाँ पर ले रहे थे 25, तो बताओ बी के लिए हम यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, दैट B is sitting 6th to the left of A। क्या हम B को बोल सकते हैं B A के बाईं ओर 6वें स्थान पर बैठा है? और यदि हाँ, यदि हम ऐसा बोल पा रहे हैं तो आपको याद रखना है, सबसे पहला जो मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में बेसिक अप्रोच बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपका लेफ्ट से लेफ्ट जाने पर वैल्यू क्या हो रही थी, घट करके मिल रही थी, और किस एंड से मिल रही थी, लेफ्ट एंड से मिल रही थी। तो यदि अगर हम बात करें ए की पोजीशन 25वीं है और इसके रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन कितनी है, 6th to the left of A, और ए की पोजीशन हमें बाईं छोर से पहले से ही दी गई है, यानी कि बी का स्थान भी हम बाएं छोर से निकाल पाएंगे। और निकालेंगे कैसे, यानी कि घट करके मिल जाएगा, बी की पोजीशन हमें मिल जाएगी कितनी, 19th, और ये जो 19th पोजीशन है ये बी की किधर से हो जाएगी, ये हो जाएगी बाएं छोर से। और हमें पता है कि किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान यदि हमें दोनों छोर से ज्ञात है तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन बाएं छोर से भी पता है, उसकी पोजीशन दाएं छोर से भी पता है, तो दोनों पोजीशंस को ऐड करके -1 कर लेना था। तो बी की पोजीशन अगर हम बात करें यहाँ पर बाएं छोर से कितनी है, 19 है, और दाहिने छोर से आपको क्वेश्चन में ही दी गई थी कितनी, 15। तो 19 + 15 की अगर हम बात करें तो वैल्यू बनेगी कितनी, 34, और -1 कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना, 33। यानी कि जब हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की तो मिनिमम वैल्यू के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो यदि प्रश्न में आपसे मिनिमम मेंशन किया गया है तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम बात करें ए की तो बताओ ए को हम बोल सकते हैं दैट ए इज सिटिंग 6th to the right of B। ए को हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी के दाहिने ओर 6वें स्थान पर बैठा है, और बी की पोजीशन हमें कहां से पता है, बी की पोजीशन हमें पता है दाहिने छोर से। तो हमें पता है जब हम राइट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू माइनस होकर के मिलेगी, और किस एंड से मिलेगी, राइट एंड से मिलेगी। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 15 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर आपको ए की पोजीशन मिल जाएगी कितनी, 9th। कहां से 9th होगी, तो ये पोजीशन होगी 9th आपकी राइट एंड से। राइट एंड से 9वें स्थान पर है, लेफ्ट एंड से 25वें स्थान पर है। कुल व्यक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 25 + 9 करोगे 34, -1 कर दोगे तो 33। यानी कि इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर उत्तर ज्ञात हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूले की हम लोगों ने लास्ट सेशन में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में फॉर्मूले की चर्चा करी थी। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था T = क्या हो रहा था, हम लोगों को निकालना था लास्ट सेशन में टोटल। तो T = आपका क्या देखने को मिल रहा था, यानी कि जब हमें निकालना था मिड वैल्यू। लास्ट सेशन में हमने निकालना सीखा था मिड वैल्यू।
लास्ट सेशन में हमने निकालना था ए और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, और इस बार हमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो लास्ट सेशन में यूज किए गए फॉर्मूले का ही यूज करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मिड वैल्यू जो आपकी निकल करके आ रही थी ओवरलैपिंग के केस में, जहां पर आपके ए और बी का जो योग हो रहा था वो कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो रहा था। तो उस केस में हमने क्या किया था, मिड वैल्यू इक्वल्स टू हो रहा था आपका ए प्लस बी माइनस टी प्लस 2, ये आपका फॉर्मूला बन करके आया। और इस बार हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो टी को अगर हम इधर ले आते हैं तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है, यानी कि ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा मिड प्लस 2। क्लियर, ये हो गई बात फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला आज का आपका जो आज के मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर जब हम मिनिमम वैल्यू की चर्चा करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका वहां पर इंप्लीमेंट होगा, जिसको हम लोगों ने बनाया कहाँ से है, बनाया है कॉन्सेप्ट नंबर 2 के फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के फॉर्मूले का यूज करके, कब, जब ओवरलैपिंग का केस बन रहा था। ठीक है, अब समझिए फॉर्मूले की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि ये फॉर्मूला आपका कहां तक वैलिड है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो 25 प्लस 15 को हमने जोड़ दिया, मिल गया कितना 40, और माइनस कर दिया हमने मिड प्लस 2, यानी मिड वैल्यू थी कितनी 5, प्लस 2 कर दिए 7, माइनस कर दिए तो मिल गया 33। ये हो गई बात फॉर्मूले की। लेकिन क्या आपका फॉर्मूला हर जगह पर इंप्लीमेंट होगा, और ये जितने भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इसके अलावा मिसलिनियस प्रकार के भी प्रश्न जब हमें देखने को मिलेंगे तो ये फॉर्मूले कहाँ तक वैलिड होंगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक आपका इंप्लीमेंट होगा, और यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने का ज्ञान नहीं है तो कहां पर आप फेल होते हुए नजर आएंगे, इन सभी पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो इस प्रश्न को आप फॉर्मूले से भी बना सकते थे, जैसे कि मैंने बताया आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी थी। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 15 हो गया 40, मिड की वैल्यू 5, प्लस 2 करोगे तो 7, 40 में से 7 घटा दिए तो बच गया 33, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, टोटल के बराबर। यानी कि कभी भी जब आपको ए और बी की पोजीशन दो अलग अलग छोर से दी गई हो और उनके बीच बैठे हुए कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तो यहाँ पर आपके दो केसेस बनते हुए दिखाई देंगे। एक बनेगा मिनिमम वैल्यू, एक बनेगा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ओवरलैपिंग का केस बनाना होगा, ओवरलैपिंग के केस के लिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ए बी और इनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या सबको ऐड कर देना है, तो वो आपकी मिल जाएगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। अब समझते हैं कि ये ओवरलैपिंग का केस कब कब बन सकता है और कहां पर आपका ओवरलैपिंग का केस नहीं बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग अगले पेज पर एक नया प्रश्न लिखते हैं फटाफट से।